चलो देखो आगे, तो डिटर्मिनेंट अब पढ़ाते हैं, हो गए सब क्वेश्चन इसके। अध्याय 4 सारणिक। चैप्टर 4 सारणिक। ये भी बहुत आसान है, वैसे पर हमें कुछ है ही नहीं, सबसे कठिन कठिन चीज़ें सब निकाल दिया है, बहुत लालीपाप चीज़ें रखी है। उसमें भी यदि कमज़ोर रहेगा कोई स्टूडेंट तो बहुत ही कमज़ोर माना जाएगा। सारणिक, डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट सारणिक, ठीक है। संख्याओं और फलनों की वर्गाकार सारणी को हम क्या बोलेंगे? सारणिक। जैसे मान लो लिखा है 2 3 4 5, ये ऐसे बनी है। माठ जैसे इस प्रकार से जब रहता तो आव्यूह का चिन्ह है ना, और जब माठ जैसे रहेगा तो क्या होगा? सारणिक है, ठीक है। इसमें हमेशा वर्ग आव्यूह रहेगा, जो पंक्ति जितनी रहेंगी उतनी स्तंभ रहेगा। आव्यूह में तो पंक्ति स्तंभ अलग अलग हो सकता है, लेकिन इसमें हमेशा पंक्ति की जितनी संख्या होगी वही स्तंभ, तो इसलिए वर्गाकार, ठीक है। पंक्तियों और स्तंभों की वर्गाकार टेबल, फलनों अथवा संख्याओं की वर्गाकार सारणी को क्या बोलेंगे? हम सारणिक बोलेंगे, ठीक है। और उसकी क्लासिकल डिफिनेशन भी है, परंतु अभी इतना सिर्फ जानो। तो यहाँ पे इसका मान निकालने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले हर एक अवयव का सहखंड निकालना पड़ता है। तो सहखंड निकालने के लिए क्या करेंगे? जैसे दो ये अवयव है, तो 2 जिस पंक्ति में है और जिस स्तंभ है उसको छोड़ दो, तो ये पहली पंक्ति का पहला अवयव है, तो पहली पंक्ति के पहले अवयव के सहखंड को दर्शाते हैं C11 से। सहखंड की अंग्रेजी होती है कोफैक्टर। क्या होती है? कोफैक्टर। इसलिए सहखंड को C से डिनोट करने की परंपरा है। और 11 क्यों लिखे? पहली पंक्ति का पहला अवयव, तो पहली पंक्ति के पहले अवयव का सहखंड, पहली पंक्ति के पहले अवयव का सहखंड, इसको दर्शाते हैं किससे? C11 से, ठीक है। और पहली पंक्ति के पहले अवयव के उप सारणिक को दर्शाते हैं किससे? M11 से। इसकी अंग्रेजी होती है माइनर, M11, ठीक है। तो ये M11 है, और ये क्या है? C11 है। तो ये क्या है? पहली पंक्ति के पहले अवयव का उप सारणिक है, या पहली पंक्ति के पहले अवयव का सहखंड है? पहली पंक्ति के पहले अवयव का सहखंड है, ठीक है। जैसे मान लो क्या है? उपसारणिक, एक शब्द आता है उपसारणिक, इसको अंग्रेजी में लिखते हैं माइनर। क्या लिखते हैं? माइनर। तो इसको पहली पंक्ति का पहला अवयव का उपसारणिक तो M11, फिर M12, M21, दूसरी पंक्ति का पहले अवयव का उपसारणिक और दूसरी पंक्ति के दूसरे अवयव का उपसारणिक, फिर क्या है? C11, C12, C21, C22, तो पहली पंक्ति के C22, तो पहली पंक्ति के पहले अवयव का उपसारणिक है, तो इसको M11 से दर्शाते हैं। तो परिभाषित कैसे करते हैं? पहली पंक्ति का पहला अवयव यह है, तो ये अवयव जिस पंक्ति में है और ये अवयव जिस स्तंभ में है, वो पंक्ति को भी छोड़ दो, वो स्तंभ को भी छोड़ दो, तो बचता क्या है? 5। तो M11 बराबर 5। हाँ हाँ, तो इसे समझने के लिए इतना जानना कि जो पंक्ति जिस अवयव का आपको उपसारणिक निकालना है, वे अवयव जिस पंक्ति में शामिल है और वे अवयव जिस स्तंभ में शामिल है, उन दोनों को छोड़ दो। वो पंक्ति को भी छोड़ दो जिसमें अवयव स्थित है, और जिसमें अवयव स्थित है उस स्तंभ को भी छोड़ दो। जो बचता है वे क्या कहलाएगा? उपसारणिक। तो इसको छोड़ दिए, इसको छोड़ दिए, तो 5 M11 उपसारणिक हो गया, ठीक है। अब पहली पंक्ति का दूसरा अवयव ये है, तो ये अवयव का उपसारणिक निकालना है, तो ये अवयव जिस पंक्ति में शामिल है, जिस स्तंभ में शामिल है, उसको छोड़ दो, 4, तो इसका होगा 4 उपसारणिक। अब इसका निकालना है, तो ये इसमें शामिल है, इसमें शामिल है, तो क्या बचा? 3, ठीक है। और इसका निकालेंगे तो ये इसमें शामिल है, तो 2 बचा कि नहीं? तो जो जिस अवयव का निकालना हो उपसारणिक, वे अवयव जिस पंक्ति में शामिल हो और जिस स्तंभ में शामिल हो, दोनों को छोड़ दो। जो बचता है वे क्या कहलाएगा? उपसारणिक, ठीक है। और जब उपसारणिक मिल गया तो उपसारणिक की मदद से कोफैक्टर भी निकाला जाता है। तो कोफैक्टर निकालने का ये तरीका है, फार्मूला है एक CIJ, आईवी पंक्ति का जेवा, आईवी पंक्ति के जेवे अवयव का कोफैक्टर निकालना है, तो लिखते हैं -1 की पावर I + J, I + J, यहाँ लिख देते हैं MIJ, MIJ क्या है? आईवी पंक्ति के जेवे अवयव का उपसारणिक है, ठीक है। तो जैसे आपको निकालना है C11, तो क्या लिखेंगे? -1 की पावर 1 + 1, और फिर क्या लिख देंगे? M11, फिर -1 की पावर क्या हो जाएगा? यहाँ 2 ना, M11 की वैल्यू तो निकाल ही चुके हो 5, तो गुणे 5, ठीक है।
और इसकी वैल्यू -2 तो क्या होगा 1 × 5, तो ये हो जाएगा 5। फिर क्या है C12 है तो -1 की पावर लिखेंगे 1 + 2 IM12, ठीक है। तो ये क्या होगा -1 की पावर 3 IM12, अब -1 की पावर 3 तो माइनस में मान, IM12 की वैल्यू क्या है, IM12 की वैल्यू 4, तो यहाँ पे 1 × 4 तो ये होगा -4। फिर क्या निकालना है C21 तो -1 की पावर 2 + 1 IM21, ठीक है। तो -1 की पावर क्या होगा 3, IM21 की वैल्यू क्या निकालो 3 × 3, तो क्या होगा -1 की पावर 3 है तो माइनस में मान होगा, ये तो -3, ठीक है। अब यहाँ पे C22 निकालना है तो -1 की पावर 2 + 2 करोगे और फिर M22 भी करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा -1 की पावर 4 हो जाएगा ना, तो माइनस वाली संख्या की घात सम संख्या हो तो उसका मान पॉजिटिव हो जाता, ठीक है। तो इंटू क्या M22 की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ 2 लिख दिए। अब -1 की पावर सम संख्या है तो इसका मान प्लस में होगा, है ना, तो 1 × 2। यदि माइनस वाली संख्या की घात विषम संख्या है तो उसका मान माइनस में होगा, और सम संख्या तो उसका मान प्लस में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 × 2 तो ये हो गया 2। तो ये हर एक अवयव का क्या आ गया कोफैक्टर, हर एक अवयव का क्या आ गया कोफैक्टर, और ये हर एक अवयव का क्या आ गया उप सारणी। अब किसी सारणी का मान जब निकालना हो तो कोई भी पंक्ति ले लो एक ठो, मान लो पहली पंक्ति ले ली है 2 और 3, ठीक है। तो 2 के साथ 2 का कोफैक्टर का गुणा करो तो 2 का कोफैक्टर क्या होगा C11 और 3 का कोफैक्टर क्या होगा C12, और इन दोनों को जोड़ दो तो सारणी का मान आ जाता है। तो सारणी के मान को दर्शाते हैं डेल से, तो डेल बराबर क्या होगा 2 लिखोगे और C11 की वैल्यू क्या आई है 5 आई है ना, तो गुणे 5 कर दो। अब प्लस 3 गुणे C12 की वैल्यू क्या आई है -4, तो डेल बराबर क्या होगा 2 × 5 = 10, और यहाँ पे प्लस और माइनस हो गया तो 3 × 4, तो यहाँ पे 2 × 5 लिखे रहो अभी। तो समझने के लिए क्या हुआ कि सारणी का मान जब निकालना होगा तो यहाँ पे 3 गुना कर दिया करेंगे, 2 × 5 और बीच में -4 × 3, देखो आ रहा है वही। अब क्यों हुआ, क्योंकि परिभाषा तो ये होती है कि कोई भी पंक्ति ले लो और उस पंक्ति के सभी अवयवों के सहखंड निकाल लो, तो अवयव और सहखंड के गुणनफल का योगफल सारणी का मान कहलाता है, ठीक है। तो हम 2 और 3 लिए और 2 का कोफैक्टर C11 है, 3 का कोफैक्टर C12 है, तो 2 के साथ गुणा किए C11 का और 3 के साथ गुणा किए C12 का, तो गुणनफल का योगफल सारणी का मान कहलाएगा। ऐसा भी कर सकते हो कि 4 और 5 ले लो, पहले दूसरी पंक्ति ले लिया इसका कोफैक्टर ले लो, 4 गुणे क्या लिखेंगे C21 ना ये है, आइए क्या लिखते हैं 5 गुणे C22, तो यहाँ पे 4 गुणे C21 की वैल्यू क्या आई है -3, अब 5 गुणे C22 की वैल्यू क्या है 2, ठीक है। तो यहाँ पे 5 गुणे 2 पहले लिख दो, बाद में लिख दो 4 गुणे 3, तो वही तो आ रहा है यहाँ भी 5 दूना 10, 4 3 12 तो -2 आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ भी देखो 10 - 12 तो -2 आ रहा है, और यहाँ भी क्या है 10 - 12 तो -2 यहाँ आ रहा है। तो हम पहली पंक्ति के अंदर से निकालें चाहे दूसरी पंक्ति के अंदर से निकालें, चाहे पहले कॉलम के अंदर से निकालें चाहे दूसरे कॉलम के अंदर से निकालें, हर एक स्थिति में -2 ही आएगा, ठीक है। जैसे पहले कॉलम के अंदर से निकालेंगे तो 2 4 ले लिए, तो 2 गुणे इसका कोफैक्टर क्या होगा C11 ना, और यहाँ पे 4 गुणे C21, तो 2 गुणे C11 की वैल्यू क्या है 5, और 4 गुणे C21 की वैल्यू क्या है -3, ठीक है। तो 2 गुणे 5 और -4 गुणे 3, तो 2 × 5 = 10, 4 3 12 तो -2 आ रहा। चाहे हम ये कॉलम ले लें 3 5, तो 3 5 ले लिए, तो 3 का कोफैक्टर क्या है C12, पहली पंक्ति का दूसरा अवयव है, आइए क्या दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव है C22, और इन दोनों को जोड़ दो तो 3 गुणे C12 की वैल्यू क्या है -4, अब 5 गुणे ये क्या है C22 की वैल्यू क्या है 2, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं 4 3 12 और 5 दूना 10, तब भी -2 आ रहा है, ठीक है। तो जितनी पंक्ति है उतने पंक्ति के अंदर से निकाला जा सकता है, जितने कॉलम हो उतने कॉलम के अंदर से निकाला जा सकता है सारणी का मान। तो कोई भी पंक्ति ले लें और उस पंक्ति के सभी अवयव का कोफैक्टर निकाल लें, तो पंक्ति के अवयव और कोफैक्टर के गुणन फल का योगफल सारणी का मान कहलाएगा। कोई भी पंक्ति चाहे कोई स्तंभ ले लें, ठीक है, कोई पंक्ति ले लें और उस पंक्ति के अवयवों का गुणा उन अवयवों के संगत जो सहखंड बनते हैं उनके साथ कर दें और गुणनफल का योगफल निकाल लें, तो क्या आ जाएगा सारणी का मान आ जाएगा, ठीक है।
और जब दो पंक्ति दो स्तंभ है दिया गया है तो समझने के लिए ये चीज़ हम नहीं समझना चाहते, डायरेक्ट करना चाहते हैं कि अब तिर्यक गुणा कर दो, पर ये ऐसा उल्टा ऊपर से नीचे की तरफ गुणा करना, 2 गुणे 5 करना फिर माइनस लगाना 4 गुणे 3, ऐसे नहीं कि तिर्यक गुणा में तो जैसे 2/3 है, 2/3 बराबर 7/9 है, तो ऐसे गुणा करते हो तो इसका चाहे इसका गुणा इसके साथ पहले कर दो, इसका गुणा बाद में कर दो, पर इसमें हमेशा याद रखना कि 2 का गुणा 5 के साथ करना है। ये नहीं कि 2 गुणे 5 और फिर आप 4 गुणे 3 और फिर बाद में 2 गुणे 5 करते, गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें बीच में माइनस होगा कि प्लस होगा? कहाँ पे गुणा करेंगे बीच में माइनस होगा, यही ना बताया कि माइनस आया, तो यहाँ माइनस आया कैसे हम परिभाषा से ना लगाए, 2 × C11 और 3 × C12, ये तरीका ये है ओरिजिनल याद करने का तरीका। मैं आपको बता रहा हूँ कि बीच में माइनस लगेगा। अब लगेगा क्यों, आपको बता दिए कि ओरिजिनल परिभाषा से आया तो है माइनस। ठीक है, तो ये इस रिजल्ट को देख करके आप ये भी समझ सकते हो कि 2 का गुणा 5 के साथ किया गया, बीच में माइनस लगा दिया गया, 4 का गुणा 3 के साथ कर दिया गया, यही ना। तो ये तो समझने के लिए लिख लिए, पर उससे ओरिजिनल परिभाषा तो ये है ना, कोई भी पंक्ति उस पंक्ति के सभी अवयवों के सहखंड के गुणनफल का योगफल सारणी का मान हुआ। ठीक है, तो यहां पे लिख लो, पहले क्वेश्चन लिखो सारणिक, सारणिक पहले क्वेश्चन लिख लो, सारणिक 2 3 4 5 के सभी अवयवों के सहखंड, सभी अवयवों के उपसारणिक जिसको हम माइनर कहते हैं, MINOR माइनर, तथा सहखंड जिसको हम क्या कहते हैं अंग्रेजी में कोफैक्टर, COFS फैक्टर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये उपसारणिक लिखे गए हैं, ये 4 ठो है ना, और ये कोफैक्टर लिखे गए हैं, सभी अवयवों के सहखंड। तो अभी इतना लिखो और ये लिखो पहले, फिर हम और मिटा के लिखते हैं। ये चीज़ और ये चारों चीज़ें लिखो पहले, फिर हम व्यवस्थित करते हैं क्या लिखना है क्या छोड़ना है। अब लिखो यहाँ पहली पंक्ति के अनुदिश सारणिक का मान, नंबर ए लिख लो, पहली पंक्ति के अनुदिश सारणिक का मान, सारणिक के मान को दर्शाने की परंपरा है डेल से। ठीक है, तो क्या लिखते हैं, पहली पंक्ति के अवयव लिख लो। पहली पंक्ति के अवयव कौन है, 2 और 3 न है। अब 2 का कोफैक्टर क्या होगा, C11, और 3 का कोफैक्टर C12, इन दोनों को जोड़ दो। पहली पंक्ति के अवयव लिख लो और उन्हीं अवयवों के सहखंड लिख लो और गुणा कर दो और जोड़ दो। ठीक है, तो पहली पंक्ति के अवयव लिखे 2 और 3, और 2 का सहखंड क्या है C11, और 3 का सहखंड क्या है C12, दोनों। तो अवयव और सहखंडों का गुणा कर लिए और गुणा करके दोनों को जोड़ देना, वही सारणी का मान होगा। ठीक है, अभी तो C11 C12 पहले से हम निकाल चुके हैं। देखो तो यहाँ पर क्या लिखोगे, 2 गुणे C11 का मान क्या निकाले हैं, देखो 5 है, तो 2 गुणे 5 और प्लस लिखो, 3 गुणे C12 का मान क्या है -4 गुणे -4, तो ये क्या आ गया 2 गुणे 5 अब प्लस माइनस तो 3 गुणे 4 आ गया कि नहीं। तो सारणी का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 का गुणा 5 के साथ कर दिया करो, तिर्यक गुणा है ना, अब बीच में माइनस लगा के 4 गुणे 3 कर दो, है ना। तो समझने के लिए ऐसा भी कर सकते हो, ओरिजिनल परिभाषा तो ऐसे लगाना, तो 2 पंचे 10 -12, तो सारणी का मान क्या आ गया -2। ठीक है।
अब लिखो दूसरी पंक्ति के अनुदिश सारणी का मान। दूसरी पंक्ति के अनुदिश बी नंबर लिखो और फिर लिखो दूसरी पंक्ति के अनुदिश सारणी का मान। तो दूसरी पंक्ति के अनुदिश सारणी का मान, जब दूसरी पंक्ति के अवयव क्या है 4 5 ना, 4 और 5 और सारणी का मान। तो 4 का सहखंड क्या है? हाँ, और ये C22। तो ये क्या होगा 4 गुणे C21 की वैल्यू क्या है -3 और प्लस 5 गुणे C22 की 2, यही ना। तो डेल इज इक्वल टू क्या लिख दें 4 3 12 और 2 5 10। तो आया क्या -2 ही आया यहाँ। अब पहले स्तंभ के अनुदिश सारणी का मान सी नंबर लिखो। पहले स्तंभ के अनुदिश, पहले स्तंभ के अनुदिश सारणिक का मान, सारणिक का मान। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे दूसरे स्तंभ क्या है, पहला स्तंभ क्या है 2 4 ना। तो यहाँ पे लिख लो 2 4 पहले लिखो 2 और 4। तो 2 का सहखंड क्या है C11 और 4 का C21। हाँ C21। अब दोनों को जोड़ दो तो क्या होगा 2 गुणे C11 का मान क्या है 5 और 4 गुणे C21 का मान क्या है -3। तो डेल इज इक्वल टू 2 5 10 4 गुणे 3। ठीक है। तो डेल बराबर क्या होगा 10 - 12 तो -2 आ रहा है देखो। ठीक है। अब दूसरे स्तंभ के अनुदिश सारणी का मान, दूसरे स्तंभ के अनुदिश दूसरे डी नंबर लिख लेते हैं। दूसरे स्तंभ के अनुदिश सारणिक का मान, दूसरे स्तंभ के अनुदिश सारणी का मान। हाँ, तो दूसरे स्तंभ क्या है ये है 3 5 ना। तो क्या 3 और 5 लिख लिए और 3 का सहखंड C12 ये C22। तो डेल तो यहाँ पे क्या है 3 गुणे C12 तो निकाल ही चुके हैं -4 और प्लस 5 गुणे C22 2। तो डेल इज इक्वल टू -12 + 10। तो क्या आ गया -2 आ गया ना। तो सारणी का मान, तो 2 पंक्ति 2 स्तंभ जब रहेगा तो सारणी का मान ऐसे निकालते हैं, है ना। तो पहली सरसरी में 2 पंक्ति 2 स्तंभ वाला है तो इसको पहले देख लेते हैं, फिर 3 पंक्ति 3 स्तंभ वाला देखेंगे, है ना। तो 4.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन देखो NCERT के। ठीक है। पहला सवाल ये है 4.1 का सारणिक
सारणिक 2 4 -5 -1 का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए तो क्या करोगे आप? तो ये लिख दोगे 2 गुणे -1, बीच में माइनस लगा दोगे, है ना, -5 गुणे 4 तो क्या होगा -2 और बीच में -5 चौक 20 तो क्या होगा -2 और +20 और 20 से 2 निकल गया तो 18, ये आंसर। दूसरा सवाल देखो, सारणिक ऐसे लिखा है cos थीटा माइनस साइन थीटा साइन थीटा cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो डेल इज इक्वल टू क्या होगा cos थीटा गुणे cos थीटा, बीच में माइनस साइन थीटा गुणे माइनस साइन थीटा तो क्या होगा cos थीटा गुणे cos थीटा तो cos स्क्वायर थीटा कि नहीं, माइनस माइनस प्लस तो साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या होता है 1, यही आंसर। दूसरे का ये पहला भाग है। दूसरे का दूसरा भाग ये है x² - x + 1 x - 1 x + 1 ऐसे का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हो x² - x + 1 इंटू x + 1 अब बीच में माइनस x + 1 इंटू x - 1 तो क्या होगा कोष्टक खोलो, s का गुणा इसके साथ s³ - x² और प्लस x और x² - x + 1 और बीच में माइनस x² - 1 का स्क्वायर तो क्या होगा x² से स्क्वायर कट गया, x - s कट गया, s³ + 1 और ये होगा x² - 1 तो डेल क्यूब इज इक्वल टू s³ + 1 - x² + 1, ठीक है। तो डेल इज इक्वल टू होगा s³ - x² ये 2, ये आंसर। तीसरा सवाल ये है यदि ए बराबर क्या दिया है 1 2 4 2 1 ये आव्यूह दिया भला 1 2 4 2 ये आव्यूह दिया, आव्यूह ए, then so that दिखाइए कि 2 गुणे आव्यूह ए का सारणिक मान बराबर 4 गुणे आव्यूह ए का सारणिक मान। तो आव्यूह में 2 का गुणा कर दो और फिर उसका सारणिक बना दो और फिर उसका मान निकालो, ठीक है। अभी तो आव्यूह का चिन्ह लगा है तो आव्यूह है, पर 2 का गुणा करना है आव्यूह ए के साथ और फिर उसको सारणिक बना देना है और सारणिक मान भी निकालना है। फिर इधर सारणिक ए को सारणिक बना दो डायरेक्ट और मान निकाल के 4 का गुणा कर दो, दोनों बराबर रहेगा। देखते हैं पहले 2 गुणे ए करो, 2 गुणे ए तो क्या होगा 2 गुणे 1 आव्यूह
अवयव क्या है 1 2 4 2 ऐसे ना। अब 2 का हर एक अवयव के साथ गुना, तो 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 चौको 8, 2 दूना 4, अवयव ये बन गया 2a। अब इस अवयव को सारणिक मान लो, तो माड का चिन्ह लगा दो। अब तो यहाँ पे 2 4 8 4, तो जब माड का चिन्ह लग गया तो इसका सॉल्व कैसे करते हैं जान ही चुके हो। 2 का गुना 4 के साथ, बीच में माइनस 8 गुने 4, तो 2a का सारणिक मान क्या हुआ 4 दूना 8, 8 चौक 32। 2a का सारणिक मान क्या हुआ 32 से 8 निकल गया तो क्या बचा 24, -24 यही ना। अब हम क्या लिखें सारणिक a निकालते हैं, तो आप भी a को सारणिक मान लो, तो 1 2 और क्या होगा 4 2 ऐसे ना। तो 1 गुणे 2 और बीच में माइनस 4 गुणे 2 यही ना। तो 2 माइनस 8 तो क्या आया -6 ये आया। तो सारणिक a का मान, अब सारणिक a के मान में किसका गुना कर दो 4 का, तो 4 गुणे सारणिक a का मान, तो 4 गुणे -6 तो क्या आएगा -24। तो -24 तो यहाँ भी आया था, तो 4 गुणे सारणिक a, तो समीकरण ये 2 हो गया और ये समीकरण नंबर 1 हो गया। तो 1 और 2 का राइट हैंड साइड सेम है कि नहीं, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा सेम। तो 1 व 2 से, 1 व 2 से क्या मिल गया 2a का सारणिक मान इज इक्वल टू 4 इंटू a का सारणिक मान, प्रूव हो गया। लिख लिए। अगला क्वेश्चन देखो, चौथा सवाल। यदि 3x और x1 बराबर 3 2 4 1, तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो क्या करेंगे सॉल्व करते हैं, तो 3 गुणे 1 बीच में माइनस ना, s गुणे x, 3 गुणे 1 बीच में माइनस 4 गुणे 2, तो क्या होगा 3 माइनस एक्स स्क्वायर, 3 माइनस 4 दूना 8 ऐसे ना। अब ये देखो 3 3 कट गया दोनों साइड से, तो बचा क्या माइनस एक्स स्क्वायर बराबर -8, तो माइनस माइनस भी दोनों साइड से कट गया, तो क्या बचा एक्स स्क्वायर बराबर 8। तो इसका स्क्वायर हटाओगे तो क्या होगा एक्स बराबर प्लस माइनस √8, तो ये क्या होगा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 8 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, तो एक्स बराबर क्या होगा 2 का जोड़ा बन रहा था 2√2, तो ये आंसर आ गया 2√2। लिख लिए ना। पाँच नंबर सवाल ये है, यदि 2 4 5 1 बराबर 2x4 6x, तो x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको क्या करोगे पहले 2 गुणे 1 बीच में माइनस 5 गुणे 4 ऐसे ना, और यहाँ क्या लिखेंगे 2x गुणे x और माइनस 6 गुणे 4, तो क्या आएगा 2 और 5 चौक 20 और 2x स्क्वायर और ये 6 चौको 24,
तो क्या होगा 2 माइनस 20 तो माइनस 18, 2x स्क्वायर माइनस 24, तो क्या होगा इधर 0 उधर ले जाओ, 2x स्क्वायर माइनस 24 अब प्लस 18, ऐसे ना। तो इधर 0 बचा तो क्या बचा 2x स्क्वायर, 24 18 निकल गया तो क्या बचा -6, -6। तो ये क्या हो जाएगा -6 को इधर ले आओ तो 6 हो गया, तो 2x स्क्वायर बराबर 6, इसको ऐसे भी ले 2x स्क्वायर बराबर 6, तो क्या होगा x स्क्वायर बराबर 6/2, 2 तिहाई 6, तो x स्क्वायर बराबर 3, तो s बराबर क्या होगा प्लस माइनस √3, प्लस माइनस √3। 3 का वर्गमूल तो निकलता नहीं है, दशमलव में आएगा। हाँ, 6वां नंबर सवाल देखो, यदि ये लिखा है 2 3 4 5, 2 3 4 5 इज इक्वल टू x3 2x और 5 ऐसे, तो s ज्ञात कीजिए, s का मान ज्ञात कीजिए, तो क्या करोगे 2 गुणे 5 बीच में -4 गुणे 3, s गुणे 5 बीच में -2s गुणे 3, 2 पंचे 10, 4 तिहाई 12, 5x -2 तिहाई 6x स्क्वायर, यही ना। तो क्या आएगा -2, और ये क्या आएगा 5x - 6x स्क्वायर, तो ये क्या होगा 0, 5x - 6x स्क्वायर प्लस 2, ऐसे। इसी को क्या लिख सकते हैं, सर ये स्क्वायर कहाँ है? कौन वाला, ये 6x स्क्वायर, ये तो हाँ 6x होगा, स्क्वायर कहाँ से आएगा, है ना। तो ये तो -s हो जाएगा, है ना, माइनस, तो माइनस कट गया, तो 2 बराबर s, यानी s बराबर 2, s बराबर 2। अब 3 पंक्ति और 3 स्तंभ का सारणी आएगा, तो उसके हर एक अवयव का सहखंड कैसे निकालेंगे, हर एक अवयव का उप सारणी कैसे निकालेंगे, सारणी का मान कैसे निकालेंगे, इस पर क्वेश्चन कल बताएंगे। दो पंक्ति अब 2 स्तंभ वाला ही आज बताएं, अब 3 पंक्ति और 3 स्तंभ वाला।